हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 5 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पार्ट 5। तो बच्चों, अभी तक हमने एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ा था। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट वाइल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, एज वेल एज हम पढ़ चुके थे सम नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें हमने पढ़ा था पहले नंबर पर हमने पढ़ा था टर्मरिक, सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा चाइना रोज़ एंड देन लिटमस पेपर ऑल्सो। और आज हम करने जा रहे हैं सम केमिकल्स विच आर मेड इन लेबोरेटरी, क्योंकि सम आपको पहले ही पता है सम एसिड्स आर नेचुरल अकरिंग वाइल सम मेड इन लेबोरेटरी। कुछ एसिड्स नेचुरली हमें फॉर्म होते हैं, जबकि कुछ एसिड्स लैब में बनाए जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिविटी 5.4 से, पेज नंबर 53। The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his/her school laboratory or from a nearby school। तो बच्चों, टीचर क्या करता है कि या तो आपके स्कूल जो लैब है वहाँ पर ये केमिकल अवेलेबल होंगे, नहीं तो ये परचेज़ करने पड़ते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, मिल जाती हैं। तो वहाँ से आपके जो ये केमिकल है, ये नेमिंग आपको याद करनी ही पड़ेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला ये आपको मैं अलग से एक नोट प्रोवाइड कर दूंगी, जो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करना। सल्फ्यूरिक एसिड, तो याद रखना बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सभी एसिड हम कहाँ बनाते हैं? लैब के अंदर। जबकि जो हमारे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी बेस है, तो आप ध्यान रखना। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको पूछा जाए सम मैन मेड या लेबोरेटरी एसिड्स के बारे में, तो आप बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, आप बोलोगे एसिटिक एसिड। दोबारा से मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, दिस एसिड्स आर मेड बाय मैन एंड इन लेबोरेटरी। जबकि ये जो नीचे वाली आप देख रहे हैं, दिस वन इज़ बेस, दिस वन इज़ एसिड, ये एसिड के एग्जांपल हैं, जबकि ये आपके बेस के एग्जांपल। याद रखना, बेस जितने भी बेस हैं उनके पीछे आपको हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, ऐसे ही OH मतलब हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, क्योंकि कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको फॉर्मूलाज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और आपको ये लर्न भी करने हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही। तो हाइड्रोक्साइड से आप समझ जाना कि इट इज़ अ बेस, तो आपने ये कॉलम लर्न करना है और आपने नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। नाउ कम टू द टेबल 5.5। नेम ऑफ एसिड, आपने नाम लिखना है एसिड का, जैसे HCl, ये हमने लैब में परफॉर्म करना है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने तीनों नेचुरल इंडिकेटर अपने पास रखने हैं, जैसे लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर, चाइना रोज़ सॉल्यूशन, और सभी पर इनका हमने परफॉर्म करके देखना है। मैं आपको यहाँ पर दो ही लिखती हूँ। ये मान लो हमने एक एसिड लिया और एक हम ले लेते हैं बेस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वैसे तो ये कॉलम आप और भी लंबा कर सकते हैं, कितने ही एसिड ले सकते हैं, कितने ही बेस ले सकते हैं। तो हम पहला एक एसिड लेंगे, एक बेस लेंगे। तो इफ़ेक्ट ऑन लिटमस पेपर, तो सभी को पता है जो एसिड के साथ लिटमस पेपर कैसा कलर देता है, जो हमारा ब्लू लिटमस है, एसिड होगा तो ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा भाई? रेड में। और जो हमारा बेस है वो रेड, जो हमारा लिटमस पेपर होगा उसको किस में बदल देगा? ब्लू में। तो इस तरह से हमें प्रेजेंस का पता होना चाहिए, इंडिकेशन का पता होना चाहिए। लिटमस पेपर की इंडिकेशन यही होती है कि वो रेड कलर देता है एसिड के साथ और ब्लू कलर देता है बेस के साथ। जबकि टर्मरिक पेपर जो हम पढ़ चुके हैं कि टर्मरिक पेपर में बेस के साथ कैसा कलर आता है, कि जो टर्मरिक पेपर येलो होता है, लेकिन जब हम उस पर हम बेस लगाते हैं तो उसका कलर बिल्कुल रेड ऑरेंज हो जाता है, बिल्कुल रेडिश ऑरेंज। जबकि एसिड के साथ देयर इज़ नो कलर फॉर्मेशन, आपको येलो ही कलर दिखाई देगा। तो ये इंडिकेशन हमें पता होनी चाहिए। थर्ड वन हमने पढ़ा था चाइना रोज़। चाइना रोज़ का हमने क्या पढ़ा था कि बेस के साथ कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर, और जो एसिड के साथ क्या कलर देगा? बिल्कुल मैजेंटा कलर। तो अगर आपको इन सभी के देखो इंडिकेशन अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि टर्मरिक की जो इंडिकेशन है वो सबके साथ सेम रहेगी। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबकी इंडिकेशन होती है एसिड और बेस के साथ अलग अलग। तो आपको पहले इंडिकेशन का पता होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट पता होगा। तो ये आपकी लैब में परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटी है। नाउ कम टू द अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपने आगे अपनी नोटबुक में लिखना भी है। व्हाट इज एसिड रेन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको पता है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, तो ये कैसे होती है? यू हैव हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्या आपने सुना है अम्लीय वर्षा? आप सोच रहे होगे कि आसमान से एसिड की बारिश हो रही है तो फिर तो हम जल जाएंगे, ऐसा नहीं है। एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड।
मतलब कि जब बारिश हो रही होती है उसमें थोड़े अमाउंट में, माइल्ड अमाउंट में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो एकदम से बॉडी को नहीं जलाते बट इरिटेशन करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं लिविंग बींग्स पर भी और नॉन लिविंग थिंग्स पर भी। तो उस रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। और वो एसिड रेन कहाँ होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम, ये एसिड आते कहाँ से हैं। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज, अब इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हायर जो लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन आता है कि जो एसिडिक रेन है उसके लिए कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। CO2 ये मैं फॉर्मूले लिख रही हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कौन सा है NO2। तो आपसे ना कई बार क्या होता है कि इन तीन का ऑप्शन भी दिया होता है और एक नन ऑफ दिस भी दिया होता है। तो सबसे अगर ये तीनों इकट्ठे आ जाए तो आपने हमेशा निशान किस पर लगाना है, SO2, क्योंकि मेनली जो आपका जो गैस रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ SO2। बाकी ये गैसेस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं विच आर रिलीज इन टू द एयर एज अ पोल्यूटेंट। ये बेसिकली कहाँ से निकलती है, जब पेट्रोल जलता है तो धुएं में ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो हवा में मिक्स होकर हमारे इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर है वहाँ घुल जाती हैं। जब बारिश आती है तो बारिश के साथ रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने से ये गैसेस वहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसिड में। तो डिजोल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब पानी के साथ घुलेगी तो क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ घुलेगी तो क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ घुलेगी तो क्या बनाएगी, नाइट्रिक एसिड। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एसिड आपको कह रही, ये तो हमारे ऊपर गिरेंगे तो हम जल जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में। तो एसिड रेन कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका क्या साइड इफेक्ट है, कई बार आपने देखा होगा दिल्ली या फिर कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर अगर बारिश आती है तो अगर पानी आपकी आंखों में चला जाए तो आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो बस इतना इसका साइड इफ़ेक्ट है। प्लस यह जितने भी जीव हैं उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। स्किन जो हमारी है उसमें इरिटेशन ला देगी और स्किन रिलेटेड डिजीज़ होने का ख़तरा रहता है। और जो मोन्यूमेंट्स, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो जैसे आपने सुना होगा ताजमहल के बारे में, एक बार उसका पत्थर कोरोडेड हो गया था। कोरोडेड मतलब खुरदरा, क्यों, क्योंकि जो बारिश आ रही थी वो एसिड, उसमें एसिड प्रेजेंट था। क्योंकि आगरा में आपने सुना भी होगा बहुत पोल्यूशन हो गया था, तो उस टाइम उसका पत्थर जो है ताजमहल का हमारा कोरोडेड होना शुरू हो गया। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितना भी ताजमहल के पास आसपास का 1 किलोमीटर का जितना भी जोन था वहाँ उसको पोल्यूशन फ्री कर दिया। वहाँ पे कोई भी व्हीकल की आने जाने की परमिशन नहीं थी। तो इस तरह वहाँ पर ताजमहल को फिर से बचाया गया फ्रॉम एसिड रेन। तो क्वेश्चन, great care should be taken while handling laboratory acid and bases because these are corrosive in nature, irritating and harmful skin। तो बच्चों जो ये एसिड हैं ये डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ किए गए हैं आपके साथ जितने भी एक्सपेरिमेंट है वहाँ पर, क्योंकि अगर ये कॉन्सनट्रेटेड प्योर अवस्था में यूज़ किए जाएंगे तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस और ये हमें जला भी सकते हैं। इसलिए हम इसको पानी में घोल कर इनको डाइल्यूट कर लेते हैं। तो और ये बहुत ही करोसिव मतलब बहुत ही आग हमारे लिए घातक हो सकते हैं, इसलिए हम इनको एज इट इज़ बहुत सावधानी से यूज़ करते हैं। demonstrate the effect of the 3 indicator on each of these solution record your observation। तो आपने इन सभी सॉल्यूशंस के साथ HCl एक्सेट्रा के साथ आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं विद डिफरेंट इंडिकेटर्स, जैसे टर्मरिक के साथ, चाइना रोज़ के साथ और आपका लिटमस पेपर के साथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। तो बच्चों न्यूट्रल क्या होता है कि जब कोई भी सॉल्यूशन है ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में। अब ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस। देखो वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लिटमस पेपर कहाँ से मिल रहा है, लाइकन से, और बाज़ार में ऑलरेडी कलर्ड लिटमस पेपर है। हमें बस ये याद रखना है बी से ब्लू, बी से बेस। भाई बेस के साथ लिटमस का पेपर कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, मतलब वो लिटमस पेपर का फिर रंग कैसा होना चाहिए, रेड, तभी तो ब्लू होगा। तो जो हमारा लिटमस पेपर है वो क्या करता है, बेस टर्न्स, यहाँ पर देखिए बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू,
मतलब जो ऑलरेडी रेड लिटमस प्रेजेंट है बेस से अगर रिएक्ट करवाओगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिड ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा, रेड में। तो याद रखना इस चीज़ को। और फिर हमने ये भी पढ़ना है, लिटमस तो वही नेचुरल हमारा इंडिकेटर होता है, क्या लैब में भी हम इंडिकेटर बना सकते हैं? यस, लैब में भी हमारे बहुत से इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। जो आपकी बुक में वन ऑफ द इंडिकेटर मेंशन किया गया है जो सिंथेटिक है या मैन मेड है या लेबोरेटरी मेड है, तो इसको आप डबल स्टार लगा ले, क्योंकि फिनोफ्थलीन आधे बच्चों की तो स्पेलिंग ही मिस्टेक रहती है, इसको आप लिख कर ध्यान दें। फिनोल फथलीन, तो लिखते हुए तो आप इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे, लेकिन बोलते हुए प्रोनाउंस करना है फिनोफ्थलीन। लेकिन बच्चों को स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो पहले क्या लिख लेना है आपने, फिनोल, फ मतलब पीएच, थ टीएच, लिन, थ टीएच ए, फिर लिन, LEIN, फिनोल फथलीन। तो तोड़कर मैं आपको बता रही हूँ इस, और बोलते हुए बोलना है फिनोफ्थलीन। तो इसकी एक्टिविटी को हम कल पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।